हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। मैं मनप्रीत सिंह अपने प्लेटफॉर्म स्टडी जीके एंड जीएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, आपको बताना है कि फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी फुहारा कौन से सिद्धांत पर काम करता है। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है। कोशिका सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर या हैग्रो के सिद्धांत पर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बर्नौली के सिद्धांत पर। आपको याद रखना है कि जो फुहारा होता है वो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, रात में तारे क्यों चमकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा रात को हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, और ऐसा किस कारण से होता है। अनेक अपवर्तन के कारण, अनेक परावर्तन के कारण, ऊष्मा के कारण या ऊर्जा के कारण। आपको बताना है कि रात को तारे चमकते यानी टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देते हैं, वो किस कारण से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण रात को हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। हम बिजली के पंखे की गति बढ़ा या घटा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, जिससे हम बिजली के पंखे की गति को कम ज़्यादा करते हैं। एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच, ये सभी। आपको बताना है कि जिस से हम पंखे की गति को कम या ज़्यादा करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रेगुलेटर। दोस्तों, उसे हम रेगुलेटर कहते हैं, जिससे हम पंखे की गति को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह सिकुड़ता है या फैलता है, कोई प्रभाव नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों, आपको बताना है कि जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो क्या होगा। जरा सोचिए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा वह फैलेगा। जब बुलबुले को आवेशित करेंगे हम तो वो फैलता है। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किसके लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, या डीसी वोल्टेज को अपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर हम किस लिए उसको यूज करते हैं, यूज में लेते हैं। ट्रांसफार्मर का वर्क क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर का क्या काम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए, यानी एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती। दोस्तों, आपको बताना है कि पक्षियों को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते, लगभग पक्षी जहां हमारा प्लेन उड़ सकता है जिस ऊंचाई तक, उस ऊंचाई तक पक्षी उड़ सकते हैं। प्लेन ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 फीट तक उड़ सकता है, उसी ऊंचाई तक हमारे पक्षी भी उड़ सकते हैं। तो क्या कारण है कि वो इतनी ऊंचाई पर सांस की परेशानी नहीं होती, उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं जिससे कि उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट है, एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? रसायन विज्ञान, तरल यांत्रिकी, खगोल भौतिकी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको पता होगा एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला है और ये किस फील्ड से हैं, आपको फील्ड बतानी है, किस फील्ड से हैं, किस क्षेत्र से हैं। दोस्तों एस चंद्रशेखर को भौतिकी में भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो इसकी फील्ड होगी भौतिकी, खगोल भौतिकी। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? आपको बताना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका हम यूज करते हैं वो किस में यूज करते हैं? माइक्रो ओवनों में, सौर हीटरों में, या धुलाई मशीनों में, या रेफ्रिजरेटरों में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हम रेफ्रिजरेटर का प्रयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटरों में करते हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी ने, अमुंडसन ने, तासमान ने, या जॉन कैबोट ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, रॉबर्ट पेरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? यानी आपको बताना है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? फैराडे ने, रोएंटजेन ने, एच डेवी ने, लेवोजियर ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स किरणों की खोज रोएंटजेन ने की थी, रोएंटजेन ने। राइट आंसर हो जाएगा बी। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आपको बताना है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया था? आरविल राइट एंड विल्बर राइट ने, सर फ्रैंक हिटले ने, माइकल फैराडे ने, क्रिश्चियन हॉर्जेंस ने। तो आपको बताना है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और अधिक वीडियो देखने के लिए, और उसके साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आपको बताना है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट ने। दोस्तों इनको राइट बंधु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि बारूद का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने, रोजर बेकन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। यानी बारूद जिसको हम आजकल बहुत ज़्यादा सभी देश यूज कर रहे हैं, इसको हमारे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को भी इससे बहुत ज़्यादा खतरा है। इसका आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है बारूद का आविष्कार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रोजर बेकन ने। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनेमाइट का आविष्कार किया था। दोस्तों आपको बताना है कि टीका का आविष्कार किसने किया, यानी वैक्सीन। सबसे पहले वैक्सीन को किसने खोजा था, यानी किसने बनाया था उसको? जेम्स सिम्पसन ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि गल्वेनाइज लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? यानी लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे को गल्वेनाइज्ड किया जाता है, यानी उस पर एक लेप किया जाता है। वो लेप किसका होता है? जिंक का, निकल का, क्रोमियम का, या सल्फर का?
चार ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा जिंक का। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का लेप किया जाता है, जिसे हम इस पूरी प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति यंत्र जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। विखंडन, संलयन, तापीय दहन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसके लिए याद रखना, जितने भी हमारे परमाणु संयंत्र हैं या जो परमाणु बम है वो हमेशा नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो संलयन पर, नाभिकीय संलयन पे काम करता है, इन नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? यानी इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, जिसे वेग, संवेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, यानी द्रव्यमान से हम किसी की दिशा नहीं बता सकते। जैसे हमने कह दिया ये चीज, ये वस्तु 20 kg की है, तो 20 kg से हम उसकी दिशा नहीं बता सकते, यानी 20 kg उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये नहीं बता सकते। हम सिर्फ बता सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड, परिणाम 20 kg की। वेग की दिशा बता सकते हैं, संवेग की दिशा बता सकते हैं, हम कोणीय वेग की दिशा बता सकते हैं। नेक्स्ट है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? आपको बताना है कि जो चाबी भरने वाली घड़ी होती है उसको चाबी भर के छोड़ देते हैं तो वो चलती रहती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरने वाली घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। आपने देखा होगा कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? इसका क्या कारण है? श्यानता, गुरुत्वीय त्वरण, पृष्ठ तनाव या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपको चूज करना है। तो राइट आंसर इसका होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन, जिसके कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? यानी इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से लिक्विड का डेंसिटी सबसे कम है, कौन से लिक्विड की डेंसिटी, कौन से द्रव का घनत्व सबसे कम? मरकरी का, पेट्रोल का, स्वच्छ जल का, नमकीन जल का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। पेट्रोल पानी के ऊपर तैरता है और अगर इसको खुला छोड़ दें तो ये जल्दी वाष्प बन के उड़ जाता है, यानी पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा घनत्व अगर इसमें एग्जामिनर पूछ लेता सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ए, मरकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि बर्नौली प्रमेय आधारित है किस? ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेग संरक्षण पर या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है, यानी इस पर कौन सा संरक्षण का नियम लागू होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा संरक्षण। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय हम किसी द्रव के लिए यूज करते हैं, यानी इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? यानी अगर बर्फ के ऊपर दाब बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, तो उसके मेल्टिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, बढ़ेगा या शून्य हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? दोस्तों बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इसका राइट आंसर है घटेगा, यानी उसका गलनांक है, जो गलनांक बिंदु है वो घट जाएगा।
जब हम बर्फ पर प्रेशर बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। आपको बताना है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक यानी गुड कंडक्टर कौन सा है, चांदी, सोना, तांबा या एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आदोगे तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को मैं अगर सरल लैंग्वेज में बोलूं तो आणविक संगठन यानी अणुओं के द्वारा ऊष्मा का संचालन। अणुओं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अणुओं के द्वारा ऊष्मा का संचालन क्या कहलाता है, संवहन, विकिरण, चालन या प्रकीर्णन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संवहन। इसको अणुओं के द्वारा ऊष्मा का संचालन संवहन कहलाता है। विकिरण, विकिरण होता है सूर्य से आने वाली जो हमारे ऊष्मा है, जो सूर्य से ऊष्मा यानी जो निर्वात से होकर जो ऊष्मा आती है उसको हम कहते हैं विकिरण। चालन होता है कंडक्शन, दो ठोस सॉलिड मेटल, एक सॉलिड मेटल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो ऊष्मा पहुंचती है उसको कहते हैं चालन, कंडक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। यानी कोई पदार्थ अगर ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है तो उस चेंज को क्या बोलेंगे, वाष्पन, गलन, क्वथन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसको बोलते हैं गलन, मेल्ट होना। अगर कोई ठोस द्रव में चेंज हो रहा है तो उसको गलन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ठोस से अगर कोई चीज वाष्प में बदलती है, सीधे ठोस से वाष्प, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, पिघलना या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण होता है द्रव से वाष्प में बदलना। पिघलना क्या होता है, ठोस से द्रव में बदलना, पिघलना। तो अगर ठोस से सीधा वाष्प में चेंज हो रहा है कोई पदार्थ तो उसको बोलेंगे हम ऊर्ध्वपातन। इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है संवेग, ऊर्जा और संवेग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है। यानी आपको बताना है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। बर्फ ठोस होती है और पानी तरल होता है, इसलिए बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत अधिक होता है। बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी का। दोस्तों अगर कोई चीज, कोई द्रव दूसरे द्रव के ऊपर तैरेगा तो जो द्रव तैरेगा उसका घनत्व कम होगा। ऑब्वियसली बात है, जो द्रव ऊपर तैरेगा उसका घनत्व कम होगा। तो इसीलिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। तो बी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है कि सूखी बर्फ क्या है। बिना पानी की ठोस बर्फ, बेंजोइक एसिड, ग्लेशियल एसिड, एसिड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लिखते हैं CO2। ये भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाता है, तो याद रखना CO2 इसका फॉर्मूला होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहते हैं हम सूखी बर्फ। नेक्स्ट है घरेलू परिस्थितियों में सामान्यतः कौन सी परिस्थितिक प्रयोग में लाते हैं। दोस्तों
क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम जब घरेलू रेफ्रिजरेटर या फ्रिज यूज करते हैं उसमें कौन सी प्रशीतक काम में लिया जाता है, नियोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्रेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेन। नॉर्मल हम जब घरों में जो प्रशीतक के रूप में फ्रिज वगैरह में फ्रेन को यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आकाश का रंग किस कारण नीला दिखाई देता है। आपको बताना है कि आकाश का जो रंग हमें नीला दिखाई देता है वो किस कारण से दिखाई देता है, प्रकीर्णन, विवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। याद रखना, अस्त होता हुआ सूर्य निम्न में से किस क्रिया के कारण लाल दिखाई देता है। दोस्तों अक्सर हमने देखा होगा, सुबह जब सूर्य उगता है, शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो हमें वो लाल दिखाई देता है। वो किस कारण से दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी होगा प्रकीर्णन। ये भी प्रकीर्णन के कारण ही हमें लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। यानी आपको बताना है कि जिस क्रिया के द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, डिकोडिंग, डीमैग्नेटाइजेशन या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डीमैग्नेटाइजेशन। याद रखना। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। यानी आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है उसके लिए कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है, सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है जो यूज किया जाता है, नरम लोहा, निकल, तांबा या स्टील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहा। नरम लोहे से हम ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाते हैं। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, 20 डिग्री का, 100 डिग्री का, 16 डिग्री का या 18 डिग्री का। तो आपको बताना है कि जो मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष से, यानी अगर हम किसी चुंबकीय सुई को लटका दें तो वो हमारे पृथ्वी के जो अक्ष है उससे कितना कोण बनाएगा। तो दोस्तों इसका सीधा याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखना 18 डिग्री। जो चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष से 18 डिग्री कोण बनाता है। नेक्स्ट है, ध्रुवों का नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री, 100 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री। ध्रुवों के नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। डी है इसका राइट आंसर। दोस्तों बताना है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। आपको बताना है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है, एमीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो उसे हम कहेंगे ओम मीटर। एमीटर एम्पियर में धारा को मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टता को मापता है। इसका बी हो जाएगा राइट आंसर यानी ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। आपको बताना है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, मुद्रा, प्रचलन से, मनोविज्ञान से, ध्वनि से, जनसंख्या से। तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव आपको कहीं भी पूछ ले तो इसका एक ही आंसर होगा ध्वनि, यानी डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण, यानी आपने देखा होगा वायुमंडल में हमारे आकाश के ऊपर बादल तैरते हैं हमारे वायुमंडल में, तो उनका कारण क्या है, दाब, घनत्व, ताप या वेग। दोस्तों इसका कारण है घनत्व। बादलों का घनत्व कम होता है इसलिए वो हमारी एयर में ऊपर तैरते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला
यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है कि टेस्ला एक यूनिट है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान से, या गति से, या ऊष्मा से? तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र से। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट है, इसको याद रखना। ये याद रखने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कोई ऐसा ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे ये याद रखने वाले क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? यानी हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं जो हमारे मोटर कारों में, वो किस नियम पर वर्क करते हैं? ऊष्मा का नियम, पास्कल का नियम, या आवेश का नियम, या गति का नियम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर काम करते हैं, ये याद रखना है अपने आपको। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। जो बस, कार, गाड़ी यानी किसी भी व्हीकल में जो दर्पण लगा होता है पीछे की तरफ देखने के लिए, यानी पीछे की वस्तु को देखने के लिए, तो वो किसका उत्तल दर्पण होता है, या सामान्य दर्पण होता है, या अवतल दर्पण होता है, कैमरा होता है? तो दोस्तों व्हीकल में जो दर्पण लगा होता है वो हमेशा उत्तल दर्पण होता है। जो नाई की दुकान में जो दर्पण लगा रहता है वो होता है अवतल दर्पण, जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, वो होता है अवतल दर्पण। जो व्हीकल में लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? आपको बताना है कि जो फाउंटेन पेन है वो किस नियम पर काम करता है? केसी क्या क्रिया के नियम पर, गति की क्रिया के, अपवर्तन की क्रिया के, या परावर्तन की क्रिया के? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फाउंटेन पेन है वो केसी का क्रिया के नियम पर काम करता है। इसको केसी कातव भी कहते हैं, केसी कातव क्रिया का नियम। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? यानी आपको बताना है कि सामान्य नेत्र यानी स्वस्थ आदमी का स्वस्थ नेत्र है, उसके लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है जहां जिससे वो देख सकता है, जिस न्यूनतम दूरी तक वो देख सकता है वो दूरी बतानी। 25 सेमी, 35 सेमी, 45 सेमी, या 20 सेमी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेमी। हम 25 सेमी न्यूनतम दूरी है जहाँ तक देख सकते हैं। इससे नज़दीक लाकर हम कुछ भी देखेंगे या पढ़ेंगे तो वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो इस नेक्स्ट है, मायोपिया का दूसरा नाम। आपको बताना है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? दूरदृष्टि, समीप दृष्टि, नेत्रिका, या नेत्र दोष? तो दोस्तों मायोपिया, हम समीप दृष्टि को मायोपिया कहते हैं। मायोपिया कहते हैं हम समीप दृष्टि को, यानी निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं दूसरे शब्दों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी आपको बताना है जिससे हम लिखते हैं, लिखने वाला बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव, बाहरी तनाव, आंतरिक तनाव, या घर्षण? तो दोस्तों याद रखना, जो बॉल पेन होता है वो पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? यानी जो लाइटिंग होती है, जो आकाश में जो लाइटिंग होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत विसर्जन, कोणीय संवेग, संवेग, या शक्ति के वेग से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान खड़े रूप में हवाई करतब दिखा सकता है? यानी जो वायुयान जो करतब दिखाते हैं आकाश में, जो वायुयान करतब दिखाते हैं, उसका क्या कारण है खड़े रूप में? अभिकेंद्र बल के कारण, ऊष्मा वेग के कारण, घर्षण बल के कारण, या विद्युत बल के कारण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल के कारण। वायुयान खड़े रूप में हवाई करतब दिखा सकता है अभिकेंद्र बल के कारण। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर।
फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? दोस्तों आपको बताना है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। मुख्य 3 रंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? लाल नीला पीला, लाल पीला हरा, लाल नीला हरा, नीला पीला हरा। दोस्तों इसके लिए याद रखना 3 रंग होते हैं, लाल नीला हरा, यही तीनों रंग मुख्य रंग होते हैं। अब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपको अगर पूछे मुख्य रंग कौन से होते हैं तो लाल नीला हरा, ये आंसर करना है आपको। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भारी जल का प्रयोग किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है? शीतलक, ईंधन, नियामक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, भारी जल का प्रयोग नियामक के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नियामक। नियामक याद रखना। तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध। दोस्तों अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। घटता जाता है, बढ़ता जाता है, अपरिवर्तित रहता है, शुरू में घटता है या उसके बाद बढ़ जाता है? तो दोस्तों टेम्परेचर घटाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा, लेकिन जीरो नहीं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घटा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ने भी लग जाता है। तो इसलिए एक लिमिट तक टेम्परेचर कम करने पर किसी भी वस्तु का प्रतिरोध घटता है। थैंक यू दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, मेरा किया हुआ एफर्ट आपको पसंद आया हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को साथ के साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर भी कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।